हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एंगल बिटवीन द टू लाइंस के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूं। ठीक है, सब कुछ का मतलब ये हुआ कि दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं और दो लाइनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, ये कैसे डिसाइड करते हैं। ये जो एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है, ये जो डिसाइड करने का जो मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंगल तो नॉर्मली सभी निकाल लेते हैं, मैक्सिमम बच्चे निकाल लेते हैं। दो लाइनों के बीच में एंगल निकालो तो एक tan थीटा बराबर मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 ले लिया और आंसर निकाल लिया। एग्जामिनर बहुत अच्छी तरीके से जानता है तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। tan थीटा इक्वल टू मॉड वाला फार्मूला लगाओगे ही लगाओगे, तुम हर एंगल को एक्यूट निकालोगे ही निकालोगे। ठीक है, ये पता है उनको। कुछ बच्चों को ये बात पता है कि मॉडुलस को इग्नोर कैसे करते हैं, मॉडुलस को हटाते कैसे हैं इस फार्मूले में। जिन बच्चों ने फार्मूला पढ़ रखा है उनके लिए बोल रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनके लिए अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। ठीक है, अभी पूरा एक एक चीज प्रूफ करके मैं आगे बढ़ूंगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता है तो सब कुछ बताने ही जा रहा हूं बेसिक से, मगर जिन बच्चों को ये पता है कि फार्मूला कौन सा होता है, दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उन बच्चों को मैं अलर्ट कर दे रहा हूं कि ये जो tan थीटा बराबर मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करते हो, इससे हमेशा tan थीटा पॉजिटिव आता है और tan थीटा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमेशा एक्यूट एंगल ही निकाल रहे हो, भले वो ऑब्ट्यूस एंगल है, तुम एक्यूट एंगल निकाल के बैठे हुए हो। तो उस समय कैसे अपने को बचाना है वो सारी बातें मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं इस लेक्चर में। ठीक है, तो एकदम कान खोल करके सुनो जो मैं आज बता रहा हूं। ठीक है, और पेन कॉपी निकाल लो और एक एक चीज नोट करते चलो। ठीक है, समझ में आ रही बात, नोट करते चलो। जिन बच्चों ने पेन कॉपी नहीं निकाला है वो बच्चे तुरंत बंद करें और जाए पहले ले आए हैं, पहले ले आओ अपना पेन कॉपी और साथ में मेरे नोट करना शुरू करो। ठीक है, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, पता चला बस ऐसे ही बस लेके पढ़ने लगते हो। हाँ, जो सर हैं यूट्यूब में दबाया बस सर चलने लगे, सर तो ऑन हो जाएंगे। अरे भाई पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, समझे कि नहीं, बता दे रहा हूं तुम लोग को। और एक एक चीज नोट किया करो, तुम लोग नोट करते हो नहीं और बाद में कहते हो सर भूल गए, सर पेपर खराब हो गया, सर दिमाग से उड़ गया था, रिवीजन नहीं हो पाया। अरे नोट करोगे तब ना रिवीजन कर पाओगे एग्जाम के समय, कि ऐसे ही बस हवाई बस रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा। तुम सोचोगे अरे सर ने 250-300 लेक्चर ले लिए हैं, अब हम एग्जाम के समय जो टॉपिक नहीं आएगा या मैक्सिमम टॉपिक हम जो है वीडियो देख करके रिवाइज कर लेंगे। अरे मजाक बना रखा है, ऐसे रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा। अरे यार तुम एक एक चीज नोट किया करो और फिर एग्जाम के समय जब तुम उस अपनी नोट की हुई चीज को जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हारा रिवाइज होगा। बहुत क्रिटिकल स्टेज में फंस जाओ तब आकर के तुम्हें वीडियो देखना है। ठीक है, अभी वीडियो देख रहे हो नोट करने के लिए। ठीक है, तो जो बच्चे नोट नहीं कर रहे वो नोट करना चालू करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो एंगल बिटवीन द टू लाइंस हमें जो है निकालना है, तो इसमें पहले तो हेडिंग डालो। चलो हेडिंग डालो। तुम लोग कहते हो ना सर हेडिंग नहीं लिखवाते, लो लिख दिया एंगल बिटवीन द टू लाइंस, लो लिख लिया। चलो लिख लो। अच्छा देखो मैं इसमें डायग्राम बना रहा हूं, एक लाइन ये ले रहा हूं और एक लाइन ये ले रहा हूं। ठीक है, ये है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और ये है लाइन मान लीजिए y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में आपको ये एंगल थीटा निकालना है। ठीक है, अब इस थीटा को कैसे निकालें, इस थीटा को निकालने के लिए यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है, और इसे हम अल्फा मान लेंगे और इसे हम बीटा मान लेंगे। समझ में आ रही बात, हमें इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल निकालना था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया और इसको मैंने अल्फा मान लिया। अल्फा क्यों माना यार, tan अल्फा बराबर m1 के लिए माना है ना, तो इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। और हमें पता है कि tan अल्फा बराबर m1 है और tan बीटा बराबर m2 है। इसका स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है m2, तो tan बीटा बराबर क्या होगा, m2 ही तो होगा, है ना। तो अब यहां पर जो थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, हमें थीटा निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा माइनस बीटा होगी। तो tan थीटा अगर हम यहां पे निकालें तो ये आएगा tan अल्फा माइनस बीटा, ऐसे। ठीक है, दिमाग में घुस रहा है कि नहीं कुछ। अरे भाई y इक्वल टू m1x प्लस c1 ये लाइन है, y इक्वल टू m2x प्लस c2 ये वाली लाइन है। ठीक है, और यहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन एज्यूम कर लिया। हॉरिजॉन्टल लाइन क्यों एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि tan अल्फा बराबर m1 होता है। और अरे यार m1 बराबर tan अल्फा होता है ना, समझ नहीं आ रहा क्या तुम लोग को।
और M2 बराबर क्या है, tan बीटा, ठीक है। हाँ, इधर इधर एंगल जो होता है उसी का tan, उसी पर tan लगा देते हैं तो वो हो जाता है उसका स्लोप। तो इसका स्लोप जो M1 है, M1 बराबर tan अल्फा, M2 बराबर tan बीटा, ठीक है। तो हमने थीटा जो इसके बीच वाला एंगल है, ये इस पूरे वाले एंगल में से इतना घट जाएगा यार, थीटा बराबर अल्फा माइनस बीटा लिखा, अल्फा माइनस बीटा, तो थीटा जब अल्फा माइनस बीटा तो tan थीटा की वैल्यू निकालो, कितना आएगा, tan अल्फा माइनस बीटा। इसका फार्मूला याद है, हाँ, इसका फार्मूला tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। बच्चों ये फार्मूला तुम लोगों ने याद कर रखा है कि नहीं? एक tan a माइनस बी वाला फार्मूला होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना। तुम लोग को बड़ी दिक्कत होती है, अरे सर मैथ में इतना फार्मूला है कैसे याद करें, है ना। तुम लोग एक भाई एक कॉमन सा एक प्रॉब्लम होता है ना कि अरे सर इतने ढेर सारे फार्मूले, इधर से याद करो उधर से निकलता है, उधर से याद करो उधर से निकलता है, पता नहीं कहां से निकलता है तुम्हारे। तो बच्चों बाद में जब सैलरी मिलेगी ना तो उस समय तो ये नहीं कहोगे सर इतना ढेर सारी सैलरी मिल रही है सर हम नहीं लेना चाहते, है ना। अभी तो फार्मूला याद करना है तो ज्यादा लगता है, बाद में सैलरी तो कम लगेगी। तो भाई जितना ज्यादा याद करोगे उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी तुम लोगों को फ्यूचर में, ठीक है। हाँ, तो ये से फार्मूला यार रटे रहा करो, फार्मूला नहीं रटेंगे, कॉपी बना लो फार्मूले के लिए। तो थीटा और अल्फा माइनस बीटा tan थीटा, tan अल्फा माइनस बीटा tan थीटा और tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। अब तुम यहां पे ध्यान से देखो, tan अल्फा की वैल्यू क्या है, m1, तो यहां पे m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। समझ में आ रही बात? हाँ समझ में आ रही बात। अरे भाई tan अल्फा बराबर m1 और tan बीटा बराबर m2। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। तो ये फार्मूला लगता है एंगल निकालने में, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले स्लोप में से पहला वाला स्लोप घटा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले स्लोप में से पहला वाला स्लोप घटा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो दो लाइनें ऐसे हैं और ये एंगल निकालना हो तो इसका स्लोप पहले और इसका स्लोप बाद में। न्यूमरेटर में ध्यान रहे, न्यूमरेटर में किसमें से किसको घटाओगे, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले स्लोप में से पहला वाला स्लोप घटाओगे। दिमाग में बैठाओ, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले स्लोप में से पहला वाला स्लोप घटाओगे, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, पक्का। चलो तो m1 माइनस m2 एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं, ये होता है फार्मूला। और इसके ऊपर मॉड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मॉड ही लगा दोगे तो इन दोनों में से एक्यूट एंगल निकलने लगता। अरे क्या कह रहा हूं, अरे अभी डायग्राम बना के सिखा देता हूं, पहले ये समझ में आ गया। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। और एक बात बच्चों बताओ, दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हो जाएं, अगर मान लो पैरेलल लाइंस हो जाएं, पैरेलल लाइंस, तो उनके बीच में थीटा तो जीरो हो जाएगा, और जब थीटा जीरो हो जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू जीरो, और अगर ये जीरो होगा तो m1 माइनस m2 बराबर जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 बराबर m2 होना पड़ेगा अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है तो। खोपड़ी में घुस गया तुम्हारे? हाँ, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल जीरो होगा, और अगर एंगल जीरो होगा तो न्यूमरेटर जीरो होना पड़ेगा, m1 माइनस m2 बराबर जीरो। m1 बराबर m2 का दिमाग में बैठ गया ना, भूलना मत, ठीक है। अच्छा चलो अब दूसरी बात बता देता हूं। अच्छा, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं, तब परपेंडिकुलर लाइंस हैं तब क्या करोगे, तो थीटा बराबर, बोलो, थीटा बराबर 90 डिग्री। अरे भाई अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना बढ़ेगा, 90 डिग्री। और यहां पे जब 90 रखोगे तो tan 90 कितना होता है, इनफाइनाइट। और ये अगर इनफाइनाइट है तो इसका डिनोमिनेटर जीरो होगा। तो अगर थीटा 90 है तो ये इनफाइनाइट और ये जीरो, जिसकी वजह से ये अगर ये इनफाइनाइट होगा तो इसको जीरो बनना पड़ेगा। तो 1 प्लस m1 m2 बराबर जीरो। इससे क्या आता है, m1 m2 बराबर -1, ठीक है। तो m1 m2 बराबर -1 का रूल है परपेंडिकुलर के लिए, याद रहेगा बच्चों। तो अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं तो m1 बराबर m2 होता है, और दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो m1 m2 बराबर -1। तो पैरेलल के लिए m1 बराबर m2, परपेंडिकुलर के लिए m1 m2 बराबर -1। तो ये यहां से एक छोटी सी बात है, इसको मैंने आपको बता दिया।
अब आते हैं उस मेन बात पर जो मैं तुम्हें बार बार इंडिकेट कर रहा हूं, ये जो मॉडुलस यूज होता है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज ही करते हैं मॉडुलस, है ना। यहां पर तो कहीं मॉडुलस नहीं दिखाई दे रहा है। देखो अगर हमारे पास दो लाइनें हैं, ठीक है, और इसका स्लोप है मान लीजिए m1 और इसका स्लोप है मान लीजिए m2, और ये एंगल है मान लीजिए θ1 और ये एंगल है मान लीजिए θ2, तो जाहिर सी बात है अगर तुमसे कहा जाए दो लाइनों के बीच में एंगल बताओ, तो उन दोनों के बीच में दो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं। एक अगर दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर ना हो तब, ठीक है, दोनों लाइनें जो है आपस में परपेंडिकुलर ना हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में जो है एक एक्यूट एंगल होगा और एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ठीक है। और अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर काटेंगी तो ना एक्यूट की बात करोगे ना ऑब्ट्यूस की बात करोगे। तो फिलहाल अगर दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ना हो तो कुछ सिचुएशन ऐसी होगी, और यहां पर tan θ1 की वैल्यू क्या आएगी और tan θ2 की वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? बताओ। tan θ1 कितना होगा और tan θ1 और tan θ2 ये दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। tan θ1 की वैल्यू कुछ और आएगी, tan θ2 की वैल्यू कुछ और आएगी, तो tan θ1 की वैल्यू क्या आएगी बोलो? देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया था एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले एंगल में से पहला वाला एंगल घटाना है, समझ में आ रही बात? तो यहां पर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 फार्मूले का यूज करोगे, ठीक है। और नीचे तो 1 प्लस m1 m2 होना ही है, नीचे कोई दिक्कत थोड़ी है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस m1 m2 होना ही है, न्यूमरेटर में आपको डिसाइड करना होता है कि m1 माइनस m2 लिखें कि m2 माइनस m1 लिखें। अब बताओ यहां पर tan θ2 निकालना है तो भाई इसका भी स्लोप m2 ही तो है, एक ही लाइन है, यहां पे स्लोप m2 है, तो ये मत कहना सर अरे सर यहां पे कैसे आपने m2 लिख दिया। अरे यार एक लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, तो चाहे यहां लो चाहे यहां लो, ठीक है। अब बताओ tan θ2 निकालना है तो कैसे निकालें, यहां पर तो हमने ये कर लिया था m1 माइनस m2। अब बताओ θ2 निकालने के लिए क्या करें, तो एंटी क्लॉकवाइज में बाद में कौन है, एंटी क्लॉकवाइज में बाद में m2 है। एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड, ग्रेट। तो एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले स्लोप में से पहला वाला स्लोप घटाओगे तो बाद वाला स्लोप है m2, पहला वाला स्लोप है m1, और नीचे m2 m1 की जगह m1 m2 ही लिखो। तो मेरा कहने का मतलब कि डिनोमिनेटर में सेम रहता है, बस न्यूमरेटर में आपको डिसाइड करना होता है कि m2 माइनस m1 लिखें कि m1 माइनस m2 लिखें, ठीक है। तो दो लाइनों के बीच में वास्तव में दो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं अगर दोनों लाइनें एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ना हो और एक दूसरे को काटे जरूर, ठीक है। तो दो लाइनों के बीच में दो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक एक्यूट होता है और एक ऑब्ट्यूस होता है, ठीक है, जैसा मैंने यहां बनाया है डायग्राम में। तो बच्चों ये अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि y बराबर 3x प्लस 4, y बराबर 5x प्लस 9 के बीच में एंगल निकालो, तो अब आप लोग बताओ कि कौन सा एंगल बताओगे, एक्यूट बताओगे कि ऑब्ट्यूस बताओगे? देखो अगर आपसे कुछ नहीं कहा जाता है तो आपको एक्यूट एंगल बताना है। जैसे मान लो, अरे यार तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, देखो अगर मान लो ये 30 डिग्री है तो पक्की बात है ये 150 डिग्री भी तो होगा। अगर दो लाइनों के बीच में 30 डिग्री एंगल बन रहा है तो उन दोनों लाइनों के बीच में 150 डिग्री एंगल भी जरूर बन रहा है। अरे यार दो लाइनों के बीच में दो एंगल बन होते हैं यार, एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 150 डिग्री होगा, कैसे 180 में से 30 घटा दोगे 150 आ जाएगा। तो दो लाइनों के बीच में दो एंगल्स एग्जिस्ट करते हैं अगर दोनों परपेंडिकुलर ना हो और एक दूसरे को काटे, तो एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। अगर एक्यूट है तो ऑब्ट्यूस जरूर होगा। तो अगर तुमसे कुछ ना कहा जाए और दो लाइनों के बीच में आपको एंगल निकालने के लिए कहा जाए तो 30 बताओगे कि 150 बताओगे? आप इसमें से एक्यूट एंगल को प्रेफर करोगे तो आप एक्यूट बता देना। दो लाइनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री, ऐसे बता देना। तो कोई ये नहीं कहेगा सर जो है यहां पर 150 डिग्री भी आंसर होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर तुमने 30 डिग्री बताया है तो 150 डिग्री तो अंडरस्टूड है। अगर दो लाइनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है तो उन दोनों लाइनों के बीच में 150 डिग्री एंगल भी तो जरूर होगा। तो ये कोई नहीं तुमसे स्पेशल पूछने जा रहा है कि दो लाइनों के बीच में एंगल बताओ तो आप तुम बताओगे। तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप 30 डिग्री 150 डिग्री दोनों बताओगे। जब तुमसे कहा जाएगा दो लाइनों के बीच में एंगल बताओ, तो अगर ना एक्यूट कहा गया है ना ऑब्ट्यूस कहा गया है, तब आप एक्यूट वाले को प्रेफर करोगे। समझ में आ रही बात? तब आप एक्यूट वाला बताओगे।
बेवकूफों की तरह ये मत कह देना कि सर जो है दो लाइनों के बीच में 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों हैं, ऐसा मत बोल देना, ठीक है। 30 डिग्री है 150 डिग्री है ना, ओवर आंसर मत देने लगिएगा, ठीक है। अगर दो लाइनों के बीच में 30 डिग्री एंगल है तो 150 डिग्री एंगल जरूर एग्जिस्ट करता है, ये अंडरस्टूड है। तो आप कभी भी दो इंफॉर्मेशन मत देना, एक ही इंफॉर्मेशन देना कि 30 डिग्री एंगल है, ठीक है। 150 को इग्नोर करना, 30 डिग्री को आप बताओगे, ठीक है। तो अगर एक्यूट ऑब्ट्यूज के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि भाई दो लाइनों के बीच में एंगल बताओ, तो आप सीधा सीधा ये फार्मूला लगा देना, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दिमाग में बैठा लो इसको, ठीक है। अब m1 में से m2 घटाएं कि m2 में से m1 घटाएं, इसके चक्कर में मत पड़ना भाई। बहुत होगा तो एक निगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आएगा। भाई m1 माइनस m2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो m2 माइनस m1 निगेटिव आएगा। जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू जो है +1 आ रही है तो इसकी वैल्यू -1 आ रही होगी, इसकी वैल्यू +1 आ रही है तो इसकी वैल्यू -1 आ रही है। सिर्फ माइनस का ही तो अंतर पड़ेगा, ठीक है। मगर मॉड कर दोगे तो वो भी अंतर खत्म, और आप इन दोनों में से वो पा जाओगे जो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और tan थीटा की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो आपसे एक्यूट एंगल ही निकलता है। दो लाइनों के बीच में अगर ना एक्यूट कहा जाए ना ऑब्ट्यूज कहा जाए तो आप हमेशा एक्यूट एंगल की बात करोगे। जैसे y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 2x प्लस 3 और y बराबर मान लीजिए x प्लस 4 ऐसे दिया हुआ है, और आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है। तो अब आप ये बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या लगाने वाले हो, 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1। इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है खाली, ठीक है। तुम ये फॉर्मूला लगाओगे कि ये फॉर्मूला लगाओगे, 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1। देखो इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है -1/3, और इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है 1/3, ठीक है। एक 1/3 आ रहा है, एक -1/3 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जब एक्यूट ऑब्ट्यूज कुछ नहीं कहा जा रहा है तो आप सीधा सीधा यहां पे ये करोगे, tan थीटा बराबर मॉडुलस, अब चाहे 2 माइनस 1 कर दो, ठीक है, चाहे 1 माइनस 2 कर दो, बात एक ही है, ये आ जाएगा 1/3। और tan थीटा की वैल्यू 1/3 है तो थीटा की वैल्यू आप बता दोगे tan इनवर्स 1/3। समझ में आ रही बात है कि नहीं। तो अगर आपको दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हो तो आप हमेशा जो है एक्यूट वाले को प्रीफर करोगे, और tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तभी थीटा की वैल्यू एक्यूट आएगी। और tan थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। अगर एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो tan की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ठीक है। और अगर एंगल की वैल्यू 90 और 180 के बीच में है तब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो आपने मॉड लगा करके क्या किया, tan थीटा को पॉजिटिव ही निकाल लिया। tan थीटा की जब पॉजिटिव ही होगी तो इन दोनों में से जो एक्यूट होगा वही आंसर आ जाएगा, और उससे ही आपको मतलब है। जब एक्यूट ऑब्ट्यूज की बात ना हो रही हो तो आप tan थीटा बराबर मॉडुलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फॉर्मूले का यूज कर देना, ठीक है। और अगर एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात हो रही है तब देखना एंटी क्लॉकवाइज में बाद में से पहले वाला घटा करके हम आंसर निकालें, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे। समझ में आ रही बात। कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, मॉडुलस कर लीजिएगा। ये मत करिएगा आप लोग, इस तरह से मत करिएगा, इसको इग्नोर करिएगा। आप लोग ये वाला काम कर दीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं कहा जा रहा है, ना एक्यूट ना ऑब्ट्यूज, तो आप लोग इन दोनों में से एक्यूट वाले को प्रीफर करना, और डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मॉडुलस लगा देना, उन दोनों के बीच जो एक्यूट एंगल होगा, उन दोनों लाइनों के बीच में जो एक्यूट एंगल होगा वो तुरंत आ जाएगा, ठीक है, दौड़ करके आ जाएगा। अब बात ये फंसती है कि अगर इतना सा ही कॉन्सेप्ट है तो फिर जो है ये फंसता कैसे है क्वेश्चन। अब देखो, मैं जो अगला जो एग्जांपल ले रहा हूं इससे तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो फार्मूला है इसका हम यूज कैसे करते हैं, मॉडुलस का यूज कब करते हैं और मॉडुलस का यूज नहीं, कब मॉडुलस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मॉडुलस को हटा करके किसमें से किसको घटाना है, किस स्लोप में से किस स्लोप को घटाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि विच एंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, इफ द slopes of
द साइड्स AB और BC एंड CA आर, इसमें ले लो 2, -5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में tan थीटा का जो ये फार्मूला है, जो इसमें मॉडुलस नहीं लगता, उसका बड़ा खतरनाक यूज है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस है। ठीक है, अब ABC एक ट्रायंगल है, मैं बना दे रहा हूं ABC, मान लीजिए एक ट्रायंगल इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको A कर दे रहा हूं, इसको B कह दे रहा हूं, इसको C कह दे रहा हूं। ठीक है, हमारे पास ये ट्रायंगल है ABC और इसमें जो है इसका स्लोप, इसका AB का स्लोप क्या है? AB का स्लोप है 2 और इसका स्लोप है -5 और इसका स्लोप है 7। देखो, डायग्राम ये भी हो सकता है और डायग्राम ये भी हो सकता है। ठीक है, A B और ये C 2, -5 और 7, और डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, 2, 7 और -5। ठीक है, ABC। अगर डायग्राम ऐसा है तो कोई भी ऑब्ट्यूस नहीं दिख रहा है, अगर ऐसा डायग्राम है तो B एंगल ऑब्ट्यूस है। अब ये नहीं कि आप ऐसे खींच करके बाहर वाला एंगल बताओगे, जो वो फार्मूला है ना tan थीटा छोड़ मॉडुलस m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, वो क्या करता है, दो लाइनों के बीच में हमेशा एक्यूट वाले को प्रीफर करता है। अगर ऐसे हो रहा तो इधर बता देगा और अगर ऐसे है तो ये इधर वाला बता देगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इन तीनों में से कौन सा डायग्राम सही है। और देखो, आपसे अगर पूछा गया है कि कौन सा एंगल ऑब्ट्यूस है, तो आप ये नहीं कर सकते हो कि इन दोनों लाइनों के बीच में, जैसे इस वाले डायग्राम में इन दोनों लाइनों के बीच में आपको निकालना है ये वाला, और आप पता चला ये वाला निकाल के बैठे हुए हो, तो ये वाला नहीं निकालना है। तो इसको कैसे इग्नोर करें? इसको तब इग्नोर कर पाओगे जब आप मॉडुलस से बचोगे। ठीक है, तो फार्मूले में मॉडुलस का यूज ना हो तब आप इधर वाला एंगल आप अच्छे से बता पाओगे। ठीक है, तो मैं बताता हूं तुम्हें कैसे एनालिसिस करनी है, इन तीनों ही डायग्राम्स में से कौन सा सही है ये कैसे डिसाइड करें। ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूं इसे। तो इन तीनों को मैं बना रहने देता हूं। ठीक है, और अभी थोड़ी देर बाद इनमें से 2 को काटेंगे और एक को हम सही बता देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर ये सही है तो ये भी, और ये सही है तो C वाला जो है ऑब्ट्यूस है। ठीक है, और ये सही है तो तीनों के तीनों एक्यूट है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये 3 सिचुएशन है और हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है और ये एंगल निकालना है। तो अब ये बताओ tan A की वैल्यू क्या होगी? अब बताओ किस वाले स्लोप में से कौन वाला स्लोप घटेगा, जरा बताओ, किस वाले स्लोप में से कौन वाला स्लोप घटाओगे? tan A के लिए आप लोग क्या करोगे? बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले में से पहले वाले को हमें माइनस करना पड़ता है। भूल जाते हो तुम लोग बार बार। एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले स्लोप में से पहला वाला स्लोप माइनस करना है। 7 में से 2 घटाओ, 7 - 2 अपॉन 1 + 7 × 2। ठीक है, ये फार्मूला लगेगा, कितना आ रहा है? ये आ रहा है 5/15, मतलब 1/3। तो यहां से आ रहा tan A पॉजिटिव। tan A की वैल्यू जब पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब ये हुआ A कैसा है? A एक्यूट है। ठीक है, तो A कंफर्म हो गया कि A जो है एक्यूट है। हाँ, तो इससे क्या पता चला? A एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अच्छा, अब ये बताओ कि tan B कैसे निकालेंगे? tan B बताओ, एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले में से पहला वाला माइनस करोगे। ठीक है, तो बाद वाले स्लोप में से पहला वाला स्लोप माइनस करो। अरे भाई, एंगल B निकालना है तो क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला स्लोप 2 है ना, 2 में से -5 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 - -5, और नीचे क्या आएगा? 1 + 2 × -5। अरे भाई, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 पढ़ा था ना, तो इसमें से इसको घटा दिया और नीचे 1 + this × this कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो बताओ कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है? यहां से देखो, ये 7 अपॉन कितना आ जा रहा है? -9 आ रहा है। tan B बराबर ये आ रहा है जो कि नेगेटिव है। और जब कभी कोई भी एंगल, मतलब tan B, कोई भी एंगल ऐसा है कि tan B < 0 आ रहा है, अगर tan B < 0 आ रहा है तो इसका मतलब B कैसा है? B ऑब्ट्यूस एंगल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डायग्राम गलत है,
ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला डायग्राम सही है। क्यों? क्योंकि बी ऑब्ट्यूज, और बी ऑब्ट्यूज है तो बाकी दोनों एंगल एक्यूट ही होंगे, ठीक है। और चलो एक tan C भी निकाल के तुम लोगों को वेरीफाई करा देता हूं। tan C बराबर क्या होगा? tan C बराबर A निकल गया, B निकल गया, ये ऐसे निकला, ये इस तरह से निकला, और ये वाला कैसे निकलेगा? एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले में से पहला वाला घटाओ, तो -5 - 7 अपॉन 1 प्लस -5 इंटू 7। ये समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज में अब बताओ, इसमें एंटी क्लॉकवाइज में बाद में कौन आ रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले में से पहला वाला माइनस कर दो, -5 में से 7 घटा दो, और नीचे 1 प्लस इन दोनों का गुणा, ठीक है। अब बताओ ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव? ये आ रहा -12 अपॉन -34 आ रहा है, हाँ सही है। और ये क्या है? पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। और tan C पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? tan C की वैल्यू अगर पॉजिटिव है बच्चों, तो इसका मतलब C एक्यूट एंगल हुआ। समझ में आ रही बात? तो यहां पर B ऑब्ट्यूस निकला, C एक्यूट है और A भी एक्यूट है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर एक्यूट और ऑब्ट्यूस का मसला फंस जाए, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि tan थीटा के फार्मूले में एंटी क्लॉकवाइज में जो बाद वाला स्लोप है उसमें से पहला वाला जो स्लोप है उसे माइनस कर दोगे, और जब तुम ऐसा करोगे तो एकदम सटीक आंसर पाओगे। ऐसा करने पर अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो थीटा जो है वो एक्यूट होगा, और tan थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो वो एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप लोग बड़े आसानी से ये कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस है और कौन सा एक्यूट है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाले स्लोप में से पहले वाला स्लोप जो है उसको माइनस करना है, ठीक है। और नीचे 1 + m1 m2 तो होना ही है, ऊपर न्यूमरेटर डिसाइड करता है आपके लिए कि जो है वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। अगर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो पक्की बात है एंगल जो है वो एक्यूट होगा, और tan थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो पक्की बात है जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। तो ये जो है ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस में या तुम्हारे जो है पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस में ये काम आ सकता है बहुत अच्छे से कि वो एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है। तो बस इसको ध्यान रखिएगा, और इस फार्मूले को बहुत जो है अच्छे से आप लोग यूज करिएगा एग्जाम में, और जो मैंने आज बताया है तुम लोगों को इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि आप एग्जाम के समय अच्छे से रिवाइज कर सको, ठीक है। तो चलो बच्चों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।